स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपको इक्वेशन लिखना हो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स तो आप उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब है विदाउट यूजिंग अ पैरामीटर आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए आपको दो फिक्स्ड पॉइंट्स गिवन है प्लेन में Z1 और Z2 और उनके थ्रू जो लाइन पास कर रहा है आपको उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है Z1 और Z2 और इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था, हमने जो की आइडिया यूज़ किया था वो ये था कि इस लाइन पर अगर आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इसको Z बोल दिया जो हमारा वेरिएबल या जनरल पॉइंट है, तो अगर मैंने Z को यहाँ ले लिया या मैंने Z को यहाँ भी ले लिया या मैंने Z को इस साइड भी ले लिया, तो आप Z को कहीं भी ले लें लाइन पर, तो Z माइनस Z2 वेक्टर जो है और Z1 माइनस Z2 वेक्टर जो है वो या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो ये मैंने आपको विजुलाइज करके भी दिखाया था। तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर जो है वो है, अगर आप Z2 से Z1 तक वेक्टर ड्रॉ करें वो ये वाला वेक्टर है, और Z माइनस Z2 वेक्टर जो है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर Z आपका यहाँ पर है तो Z माइनस Z2 वेक्टर कैसा होगा, तो Z माइनस Z2 वेक्टर होगा, अगर आप पॉइंट Z2 से पॉइंट Z तक जो वेक्टर ड्रॉ करें, ये वाला वेक्टर Z2 से स्टार्ट करके पॉइंट Z तक, तो ये होगा वेक्टर Z माइनस Z2। तो आप देख सकते हैं Z1 माइनस Z2 और Z माइनस Z2 जो है इस केस में एंटी पैरेलल हैं। इसी तरह अगर Z यहाँ पर है तो Z माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 जो है वो पैरेलल होंगे। तो हर केस में Z माइनस Z2 जो वेक्टर है उसको आप लिख सकते हैं एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये हमने कोर आइडिया यूज़ किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने में इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसी आइडिया को हम लेके चलते हैं और इक्वेशन ऑफ अ लाइन को इन जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो इस रिलेशन से जो मैंने ये रिलेशन लिखा, ठीक है, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि Z माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z2, ये अगर मैं देखूँ ये वाला रेशो, तो ये होगा इक्वल टू T, और T हाँ एक प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, T एक प्योरली रियल नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक प्योरली रियल नंबर है। तो क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन एक प्योरली रियल नंबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन और इसका जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी प्योरली रियल नंबर लेते हैं तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट जो है वो सेम ही होते हैं। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि Z माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z2 विल बी इक्वल टू Z माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z2। इस एक्सप्रेशन का अगर आप पूरा कॉन्जुगेट ले लें तो अगर आप पूरा कॉन्जुगेट लेंगे तो आप बेसिकली हर नंबर पे आप कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर ऑल दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये करने से क्या हुआ कि आपका पैरामीटर हट गया, जो T पैरामीटर था वो हट गया, और अब आपको एक इक्वेशन मिल गया जिसमें सिर्फ Z और Z1 और Z2 हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे और हम इससे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो इस इक्वेशन से अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z माइनस Z2 को राइट साइड के डिनोमिनेटर से। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो Z माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, एक हमारा ये आ गया, और फिर दूसरी साइड हमारा आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में ही, तो माइनस Z1 माइनस Z2 इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ये हो गया इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ नोट करिए कि इस इक्वेशन में ये जो Z टर्म है और ये जो Z कॉन्जुगेट टर्म है, इधर सिर्फ यही दोनों टर्म्स हैं जो वेरिएबल्स हैं, बाकी सारी टर्म्स फिक्स्ड हैं इक्वेशन में, क्योंकि Z1 और Z2 हैं जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो
हम पहला जो प्रोडक्ट है हमारा, जो ये वाला पूरा 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। हम z को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरी ब्रैकेट से, और फिर माइनस Z2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरी ब्रैकेट से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z, ठीक है। लेकिन Z को मैं क्या करूँगा, एक अलग कलर में लिखूँगा ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एक वेरिएबल है। फिर हम दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट को लिख लेंगे माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हो गया पहले 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट। अब इसी तरह से हम ये जो ब्रैकेट्स हैं इधर, इनको एक्सपैंड कर लेते हैं। इसके लिए हम Z कॉन्जुगेट से पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस Z2 कॉन्जुगेट से पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस Z1 माइनस Z2 जो पहला ब्रैकेट है इंटू Z कॉन्जुगेट को मैं वापस अलग कलर में लिख रहा हूँ, तो माइनस Z कॉन्जुगेट ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा जो दूसरा पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो प्लस हो जाएगा, प्लस Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z1 माइनस Z2। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस साइन था और ये वाला जो माइनस साइन है ये दोनों मिलके प्लस हो गए, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो पहला टर्म है हमारा, ये वाला जो टर्म है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z को वापस मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, तो पहला ये आ गया, ठीक है। फिर हम ये टर्म लिख लेते हैं जो दूसरा वेरिएबल टर्म है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2 इंटू Z कॉन्जुगेट। तो हम Z कॉन्जुगेट को फिर से अलग कलर में लिख लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। और अब बस हमें कांस्टेंट टर्म्स जो हमारी हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो पहला कांस्टेंट टर्म है ये वाला, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट जो मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले ब्रैकेट से आ गया। और इसी तरह अगर हम ये वाला प्रोडक्ट एक्सपैंड कर लें तो यहाँ से आ जाएगा प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं जो वेरिएबल पार्ट है वो तो हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं वापस से। तो ये जो पूरा है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके वापस लिख लेता हूँ। तो यही इक्वेशन आ गया। और फिर हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, तो इसको लिख लेते हैं। तो प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारा आया अभी तक, इसको चलिए अब हम थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही है वो इक्वेशन जो लास्ट जहाँ तक हम पहुँचे थे। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये जो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान से देखिए। इनको क्या आप किसी तरह से कंबाइन कर सकते हैं? तो ये आप देखिए जो 2 टर्म्स हैं इनको पैसे लिख सकते हैं। Z1 Z2 कॉन्जुगेट आपका पहला टर्म है, माइनस जो ये वाला टर्म है आपका Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, इसको आप लिख लीजिए एज Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। क्योंकि जब आप ये करेंगे, जब आप Z1 Z2 कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको Z1 कॉन्जुगेट Z2 मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एज Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको ये जो आखिरी 2 टर्म्स थे इनको आपने इस तरह से लिख लिया। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये हो गया ऑफ द फॉर्म Z माइनस Z कॉन्जुगेट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें से इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिल जाता है 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं एज 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने आपको ये दिखाया कि इन
दोनों टर्म्स को आप इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं इन दी एक्सप्रेशन। तो चलिए अब कर देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम हटा के इसकी जगह लिख देते हैं 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। अब आप ये देखिए कि जो आखिरी टर्म है, जो तीसरा टर्म है, ये एक प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो 2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है ये रियल है और आपके पास ये आयोटा है। तो आयोटा इंटू एनीथिंग रियल इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो जनरल फॉर्म जब हम कन्वेंशनली लिखते हैं, जो कन्वेंशनल तरीका होता है लिखने का, उसमें जो ये कांस्टेंट टर्म होती है आखिरी वाली, उसको हम चाहते हैं कि वो प्योरली रियल नंबर हो। ठीक है, बस ये कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को अब आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो आखिरी टर्म है, जो तीसरी टर्म है, ये एक प्योरली रियल नंबर बन जाए। ठीक है, तो हम दोनों साइड को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारा बन जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा आयोटा इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इंटू z को अभी मैं फिर से इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा माइनस आयोटा इंटू z1 माइनस z2 इंटू z कॉन्जुगेट भी वेरिएबल है। और फिर तीसरी टर्म जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1 और आपको मिल जाएगा -2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। तो ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप फाइनली ये नोटिस करिए कि जो z का कोफिशिएंट है, जो ये वाला कांस्टेंट पार्ट है, और जो z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट है, जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को आप ध्यान से देखिए। क्या आपको इन दोनों के बीच का कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? तो यहाँ पे आप चाहें तो पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं और तभी आप आगे बढ़िए। तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का रिलेशन क्या है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स जो हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो अगर आप किसी एक को, लेट्स से आप इस वाले कांस्टेंट को अगर आप a मान लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a, तो ये जो कोफिशिएंट है z का, ये हो जाएगा a कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब आप इस टर्म्स में लिख सकते हैं इक्वेशन को a कॉन्जुगेट इंटू z, ठीक है, प्लस a इंटू जेड कॉन्जुगेट, क्योंकि आपने आपका जो दूसरा कोफिशिएंट है उसको आपने a अज्यूम कर लिया था। तो a इंटू आपका आ जाएगा z कॉन्जुगेट। और फिर जो आपका तीसरा पार्ट है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, एक प्योरली रियल कांस्टेंट है ये, तो इसको हम b बोल देते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं एज b, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमने इस फॉर्म में इक्वेशन डिराइव करी, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसमें जो z का कोफिशिएंट है और जो z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट है, वो दोनों कोफिशिएंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरे कोफिशिएंट को a ले लिया था, तो इसलिए पहला कोफिशिएंट a कॉन्जुगेट बन गया। बट ये भी एक मैटर ऑफ कन्वेंशन है, आप चाहते तो आप पहले को भी a ले सकते थे, तो दूसरा a कॉन्जुगेट बन जाता। बट टिपिकली आप बुक्स में देखेंगे कि जनरल फॉर्म इस तरह से लिखा होता है कि z का कोफिशिएंट को a कॉन्जुगेट लिख देते हैं, तो z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट जो है वो a हो जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो फिर उसको b लिख देते हैं, वो एक प्योरली रियल कांस्टेंट होता है। तो ये जो फॉर्म है इक्वेशन का, a कॉन्जुगेट z प्लस a इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आप ध्यान दीजिए कि a क्या है, a है माइनस आयोटा इंटू z1 माइनस z2, यानी कि अगर जो लाइन है हमारी वो z1 और z2 से पास कर रही थी, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, तो a जो है z1 और z2 की टर्म्स में ये एक्सप्रेशन है। तो और a कॉन्जुगेट जो है वो है आयोटा इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, और जो b है, जो प्योरली रियल कांस्टेंट है, वो है -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि इस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन को नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है। और इसको याद करने का एक बहुत ही मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। आप इसको एज अ डिटर्मिनेंट याद कर सकते हैं।
तो डिटर्मिनेंट अगर आप देखें तो आप इस पूरी इक्वेशन को एज अ डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, जिसमें आपके पहला यहाँ पे टर्म है z और z कॉन्जुगेट, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं, और फिर बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। 1 आपने लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया z1 कॉन्जुगेट और 1, और फिर आपने लिख दिया z2 कॉन्जुगेट और 1, और ये डिटर्मिनेंट को आपने इक्वल टू 0 कर दिया। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे? अगर आप इसको एक्सपैंड करें अलॉन्ग द फर्स्ट रो तो आपको मिल जाएगा z इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर आपका आएगा माइनस z कॉन्जुगेट इंटू z1 माइनस z2, ठीक है। और फिर आपका आएगा प्लस 1 इंटू z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट। तो आप देखिए जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो आपको सारे यही टर्म्स मिल रहे हैं इक्वेशन के। तो इस नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन को आप एज दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि अगर आपके पास एक लाइन हो पासिंग थ्रू टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स z1 एंड z2, तो आप उस लाइन की इक्वेशन आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड देन इन जनरल फॉर्म। तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब उसमें इक्वेशन में कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, और हम नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे और वहाँ से फिर हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो ये नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म और जनरल फॉर्म दोनों थोड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा है, बट चलिए आगे बढ़ते हैं।